नमस्कार दर्शकों, देव स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही रोचक जानकारी लेकर। आज हम चर्चा करेंगे उस जाति की जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है, और जाहिर है जब पूरे भारत में पाई जाती है तो जनसंख्या भी अधिक है। आइए आज हम बात करेंगे चमार जाति की। इस चर्चा में इस जाति के बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इतिहास के जानकार डॉक्टर सीतम जी। आइए कुछ उनसे चर्चा करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। लेकिन दर्शकों, उनसे चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताएं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर सीतम जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगता है आप अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। जी। और मैं तो चाहता हूँ आपकी जानकारी जो है ये दर्शकों को बड़ी अच्छी लगती है जी। और सबको पता भी चलना चाहिए हाँ। हमारे समाज के बारे में, हमारी जाति के बारे में। बिल्कुल। तो आज जो हम चर्चा करेंगे जी। जैसे कि हमने सुना, तो ये बताइए कि हमारी जो चमार जाति है ये कितनी प्राचीन है? क्षत्रियों में, वैश्य में या शूद्रों में, ये किन में पाई जाती है? अच्छा। शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपकी टीम को और आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो देखते हैं इस चैनल को और नए नए जानकारियाँ हमें मिलती हैं और जानकारियाँ मिलती हैं तो मैं भी अपने आप को गौरवान्वित करता हूँ कि लोग मुझ पर ध्यान दे रहे हैं मेरे बताई चीज़ पर। तो प्रश्न आपने किया कि चमार जाति कितनी प्राचीन है। जी जी। और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, इनमें कौन से वर्ण के अंतर्गत आती है? तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चमार जाति शब्द जो है, ये जाति बहुत बाद की देन है। जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें कहीं आपको जाति शब्द नहीं मिलेगा, उसमें मिलेंगे वहाँ वंश, ना वर्ण मिलेगा ना जाति मिलेगी, वहाँ वंश है सब। जैसे नागवंश, जैसे ऋक्ष वंश, जैसे राक्षस वंश, जैसे मौर्य वंश, और जैसे चमर वंश, ये सब वंश थे। ऋषि वंश, ब्राह्मणों का कुल, तो जाति नहीं थी कोई। तो ये 5,500 वर्ष पुरानी बात है। सिंधु घाटी सभ्यता में जब फैलाव हुआ आर्यों का, तो उसमें सब वंश थे और उनमें एक चमर वंश भी था जिसे आज चमार जाति का। तो सीतम जी, क्या चमर वंश होने का कोई प्रमाण है? हाँ, चमर वंश का प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि हवा में है कुछ। ये चमर वंश जो है, इसके प्रमाण 2 जगह पाए जाते हैं जी। हमारा हिंदू ग्रंथ के, हिंदू माने जाने वाले ग्रंथों में। एक तो वाल्मीकि रामायण फेमस है जी, और एक महाभारत, दोनों फेमस है। तो जब हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं तो उसमें अयोध्या कांड आता है, सर्ग 109 और श्लोक 34 में। संस्कृत में 2 पंक्ति का पूरा श्लोक है, आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। और दूसरा ग्रंथ है महाभारत, जिसका अनुशासन पर्व श्लोक 17 और श्लोक 18 में भी संस्कृत में पूरा है, जिसमें 10 वंशों का जिक्र है, जिसमें चमर वंश भी लिखा हुआ है। तो सीतम जी, इनका चमर वंश नाम कैसे पड़ा? अच्छा, चमर वंश नाम कैसे पड़ा? देखिए, उस जितने पशु हैं उनमें एक पशु चमर भी होता है, और वो कहाँ पाया जाता है? तराई के इलाकों में, ठंडाई के इलाकों में, बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। वो जो मादा होती है उसे चमरी कहते हैं, जो नर होता है उसे चमर कहते हैं, चमर, चमरी। तो ये पशु आज भी पाया जाता है। आज भी जाओगे आप, उसमें मिलेगा देखना आपको, जैसे लद्दाख, तिब्बत, पौड़ी, गढ़वाल, नेपाल, कैलाश पर्वत और रूस की और तुर्कस्तान की अलाइयों में पाया जाता है, विदेशों में। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा कैलाश पर्वत जो है वो बर्फीला इलाका, गए भी होंगे, और उसमें बर्फ रहती है। इतनी ठंड होती है कि वहाँ अगर गाय को भेज दो, गाय एक दिन जीवित ना रहे, भैंस एक दिन जीवित नहीं रहे। जो ठंड को सहन कर सकता हो, तो चमर पशु ऐसा है, वो ठंडे इलाके में पाया जाता है। इस प्रकार का पशु है। तो इस पशु की नस्ल कैसी होती है? हाँ, इसकी नस्ल, आकार जो है वो गाय जैसी होती है बिल्कुल। गाय से नाटा होता है और
जैसे बिजार का होता है नहीं हमारे इधर कुब, ऐसा कुब होता है उसमें। अच्छा अच्छा। गाय के शरीर पर बाल नहीं होते, इसके शरीर पर बहुत लंबे लंबे 1-2 इंच 3 बाल होते हैं। इसके पूंछ झब्बेदार होती है घोड़े की तरह। तो इसकी ये पहचान है, इससे पहचान है, चमर पशु है। शीतम जी, एक सवाल और मेरे मन में आया था कि चंवरवंशी जो थे, इनका पेशा क्या चमड़े से संबंधित था? इनका पेशा चंवरवंशियों को चमड़े से संबंधित नहीं था। ये जो चमड़े की बात आ रही है, जो चर्म कला थी, जूते बनाना और चमड़े के जितने बर्तन बनाना, म्यान बनाना तलवार की, और दस्त कवच बनाना, सीन कवच बनाना, सीने पर लगने वाला, ढाल बनाना, ये एक अलग वर्ग था दूसरा जी। हाँ, जिसे हम आज समझ नहीं पा रहे हैं। ये चमर शब्द है, वो चर्मकार शब्द है। अच्छा। तो जो ऋग्वेद जब हम पढ़ेंगे, जी। ऋग्वेद में जिक्र आता है कि उसमें सुधनवा था, सुधनवा नाम का जी। व्यक्ति, और उसके 3 पुत्र थे, बिंबा, बाज और रिभुष, 3 थे। वो तीनों के तीनों बड़े कलाकार, दक्ष किसी न किसी काम में। एक तो ऐसा था जिसने बिना घोड़ों के चलने वाला रथ बनाया था, 8 पहियों का। जी। हाँ, वो चलता, कल पुर्जों से चलता था। एक दूसरा पुत्र जो था, उसने क्या काम किया, वो चिकित्सा में पारंगत था। उसने अपने पिता का बूढ़ापन जो था उसे जवानी में बदल दिया, शरीर को मजबूत बना दिया, और मरी हुई गाय को जीवन देने का काम करता था। वाह। इतना। और जो तीसरा पुत्र था एक, वो पुत्र ऐसा था कि जो गाय मर गई या कट गई, उसका चमड़ा उतारता था, उसे पका के पक्का चमड़ा बनाता था। और इतना ही नहीं किया उसने एक चमस बर्तन भी बनाया, ऋग्वेद में मौजूद है जो। और उस चमस बर्तन को जो हमारे इलाके में चरस कहते हैं, गांव में चरस। हाँ, वो चमस चलती थी, चलती थी जो, वो चमस बर्तन। और चमस को ऐसे नहीं, पहले एक बनाया, फिर उसके 4 भाग कर दिए। एक में सोमरस, एक में दही, एक में दूध, एक में पेय रख सकते थे, मदरा रख सकते थे। ऐसा आविष्कार उसने किया। तो उसकी जो औलाद थी वो चर्मकार कहलाई आगे तक, महाभारत काल तक। त्रेता हो गया, महाभारत काल तक जीन बनते थे, घोड़े की जीन साज बनते थे, पट्टी बनते थे, सांटे बनते थे, जूतियाँ सब वो करती थी। चंवरवंश इसका कतई कुछ लेना नहीं, बिल्कुल अंतर। तो शीतम जी, इन चंवरवंशियों की पहचान क्या थी? चंवरवंशियों की, जी। चंवरवंशियों की जितने भी वंश थे, सबकी अलग अलग पहचान थी। जी। कुछों की पशुओं के नाम पर, कुछ ही पक्षियों के नाम पर। जैसे मौर्य वंश है, तो वो मोरों को पालते थे, और मोर का चिन्ह उनके झंडे पर होता था, तो मयूरवंशी या मौर्यवंशी उन्हें कहा गया। जो नागवंशी थे, उनके झंडे पर नाग का निशान होता था, वो नागवंशी कहलाए। पिछले एपिसोड में बता चुके हैं आपको। ऐसे चंवरवंशी जो थे, उनके झंडे पर, जो मैं पहले बता चुका हूँ, चंवर पशु जो था, वो चंवर पशु का चिन्ह होता था, और उसे लगाते थे वो, इसलिए वो चंवरवंशी थे। अपने दरवाजे पर भी लगाते थे, अपने त्योहारों पर भी लगाते थे, दीवारों पर खड़िया पोत कर गेरू से बनाते थे। ये सब उनकी पहचान थी कि चंवरवंशी है। शीतम जी, जैसे अभी आपने बताया जी कि चर्मकार अलग थे जी, और चंवरवंश अलग थे। हाँ तो अगर ये चंवरवंश अलग थे तो इनका क्या काम था? अच्छा, हाँ ठीक, आपने प्रश्न सही पूछा। ये उलझन है जी। कि चर्मकार अलग थे, सुधनवा के पुत्र थे, मैंने बताया आपको। तो चंवरवंशियों का क्या काम था? चंवरवंशियों का काम था, जो ये चमर पशु था, इस पर बोझा ढोने का, सवारी करने का जी। काम था। और आपको एक लगे हाथों ये बात समझा दूं कि कैलाश पर्वत भी इनका इलाका था, चमर पशु जो जहाँ रहता जहाँ से जलवायु मिलती है। तो आपने देखा होगा शंकर भगवान के आश्रम में एक आपने बैल बैठा देखा होगा, जैसे बैल बताया जाता है, और उसका नाम बताया जाए नंदी। नंदी नहीं था, नंदी उसका पार्षद था, वाल्मीकि रामायण में मौजूद है, उत्तरकांड में। नंदी जो था वो आदमी था, नाटे कद का था, घोट मुंडा आदमी था, काला स्याह था, उसका पार्षद था, बाहर मतलब बॉडी गार्ड था, बाहर रहता। ये गलत बात है। वो चमर पशु ही बैठा है वहाँ, वो चमर पशु पे करते थे। कैलाश पर्वत जहाँ बर्फ होती है, जहाँ कोई जा नहीं सकता, तो वहाँ चमर पशु ही काम कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा ये था कि वो सवारी और बोझा ढोने के अलावा पशुपालन करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा चमर से बेहात करके उसका उसे बेचते थे, करते थे। और उसके बाद उसका दूध पीते थे, मक्खन खाते थे, उससे पनीर बनाते थे और उसे बेचते भी थे। इसके बाद जो चमर पशु है उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं, तो सीजन में उतारे जाते हैं सर्दी के बाद, फिर उतार के उनके कंबल शॉल बुने जाते हैं। जितने आप देखते हो कश्मीरी आ रहे, फलाने आ रहे, कश्मीरी को सब उधर के होते हैं, सब बेचने आते हैं, गर्म कपड़ा बनता हो।
और अगला काम ये था कि जब पशु मर जाता था तो उसके खाल को निकाल लेते थे और सर्दी में बिछाने के ओढ़ने का काम आता था। और शंकर भगवान के आप यहाँ भी आपने चित्र में मृगशाला होगी, मृगशाला नहीं है, वो सुमत पशु की छाल है, उसमें रहने को सर्दी नहीं लगने था बिल्कुल। ये अबराज का जो है गोबर वो लीपने और कंडे ईंधन बनाने के काम आता है उस समय है इसमें। इसके अलावा चमर वंश खेती बाड़ी भी करता था। कुछ लोग ऐसे थे जो सींगों के, मरे हुए चमरों के, उनके सींगों के वस्तुएं बनाते थे, चूड़ियाँ बनाते थे और कई चीज़ बनाते थे, तो उन्हें बेचने का काम करते थे। और बाकी का जो काम था ये था कि इधर से उधर विदेश में देश में इनका क्रय विक्रय करना भी इन चमर वंशों का काम था। सीतम जी, बड़ी अच्छी जानकारी लगी। अंत में एक सवाल और जी, इन चमर वंशों के राज्य कहाँ कहाँ थे? हाँ, इनके राज्य पूरे भारत में फैले हुए थे, भारत से अलग भी फैले हुए थे जी। तो पहले सौराष्ट्र आता हमारे यहाँ, सौराष्ट्र है गुजरात का इलाका, जी। गुजरात के आसपास का इलाका। फिर एक द्वीप बंदर था, टापू, उसमें आता था जो सौराष्ट्र के समुद्र किनारे पर पड़ता। एक अनिलबाड़ जो कोंकण से लेकर हिमालय के, उसके महाराष्ट्र के कोंकण से लेकर हिमालय पहाड़ तक जाता, वो पूरी पट्टी उसे अनिलबाड़ कहते थे। और सन 1731 में माया राम नाम का शासक चित्तौड़ का भी राजा रहा है चमरवंशी, जिसके बप्पा रावल के साथ संबंध थे, रिश्तेदारी थी। और अगला पश्चिम में जाओगे आप, एक चमार मंडल है, जिसका जिक्र महाभारत में वर्णन में आता है, चमार मंडल नाम का। एक है दूसरा राज्य चमारखंड, जो विष्णु पुराण में आता है, इसका जिक्र होता है। और उसके बाद एक है चमारकोट। चमारकोट कहाँ? उत्तराखंड में, जहाँ किले की दीवारें अवशेष खंडर रूप में आज भी देखी जा सकती हैं। एक है चंपावत, वो भी उत्तराखंड में है। एक लोहाघाट घोट, वो भी उत्तराखंड में है। एक जवाहर संस्थान, वो है महाराष्ट्र के पूर्णा जिले में। राजा श्रीमंत मुकुंद जी वहाँ के राजा थे उस समय का। अगला है लंका, जिसे रावण की लंका कहते हैं। वहाँ भी चामर नाम का एक राजा राज्य करता था। इसका जिक्र सतनाम सिंह ने, हिमाचल के निवासी चमार जाति के गौरवशाली इतिहास के पृष्ठ पर उन्होंने किया है। और इसके बाद इटारसी तहसील में तवा नदी के किनारे पर एक राजा मथुरे थे जी, जो थे जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। उसके भी खंडर और दीवार आज आप देख सकते हैं जाके, ऐसे कैसे पड़े थे मंजिले महल उनके आज भी। उसमें बड़ी बावरियाँ भी हैं। पानी की देखा जाए तो जो महल के पानी के लिए सप्लाई की थी या और बाहर के पानी देने के लिए थी। और बाद में वहाँ का राजा, वो जो एक था उनके पास, वो था पारस पत्थर जी। पारस पत्थर को देखने के लिए बहुत लुटेरे आए। वो क्या करा कि राजा को तो मार दिया। रानी इस पारस पत्थर को लेकर वो नदी है, तवा नदी, उसके बिल्कुल पीछे महल के। हाँ, इसके अलावा इटारसी तहसील में, मध्य प्रदेश में इटारसी तहसील है, होशंगाबाद जिला है, और वहाँ नर्मदा नदी आती है बहती, उसमें से एक सहायक नदी है तवा नदी, जिसके किनारे महल बना हुआ था। तो वहाँ बावरियाँ बनी हुई हैं बहुत सारी पानी के लिए, किले की सप्लाई के लिए भी। उसके खंडर आप देख सकते हैं। मैंने देखा 4-4 फुट चौड़ी दीवारें थी उसकी, आज भी लखोरी ईंटों की है। और राजा मथुरे उसके लेके राजा थे। और सन 800 ईस्वी की बात है, ये 1200 वर्ष के करीब हुए हैं इसे। इस प्रकार से चमारों के राज्य रहे पुराने। जिन चमार जाति को आज हीन समझा जाता है, नीच समझा जाता है, वो बड़ी क्षत्रिय रही है और बड़े वीर रहे हैं वो लोग, उनके राजा रहे हैं, राज रहे हैं। अब गड़बड़ी ये आ गई कि शब्द गड़बड़ी हो गया आके, उसे किसी एपिसोड में बात करेंगे फिर उस पर। तो आपका स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य लिखें, कमेंट्स करके हमें बताएं, ताकि आपको और भी अच्छी जानकारी हम दे सकें। और हाँ, घंटी का बटन जरूर दबा देना, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। नमस्कार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।